चलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यहाँ से एक नया टॉपिक, ग्रेविटेशन। ठीक, ग्रेविटेशन टॉपिक को पढ़ने से पहले हम थोड़ी सी इसकी चर्चा करते हैं, इसकी हिस्ट्री के बारे में कि कैसे हम यहाँ पे पहुंचे। या दूसरी बात, हम जानते हैं बच्चों इस टॉपिक में हम जनरली ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में डील करेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बट ये यहाँ तक की जो जर्नी थी वो कैसी यहाँ पे रही, उसको थोड़ा सा हम यहाँ पे ब्रीफ आइडिया लेते हैं उसका। तो सुनना जरा। आपको मालूम होगा बच्चों कि प्लेनेटरी मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए हमें ग्रेविटेशनल फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। अब उस ग्रेविटेशनल फोर्स की हम रिक्वायरमेंट होगी तो उसको समझने के पहले हम थोड़ा सा ऐसे समझें, थोड़ा सा बेक में जाएं। तो हम जानते हैं कि पहले जो प्लेनेट के रिवॉल्व के बारे में बात बोली जाती थी तो उसमें ऐसा बोलते थे, आपको सुना होगा कि जितने भी प्लेनेट है वो इवन सन भी किसके अराउंड रिवॉल्व करता है बच्चों, अर्थ के अराउंड। तो अर्थ को पहले स्टेशनरी बोला जाता था और बाकी अदर प्लेनेट किसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, अर्थ के अराउंड। बट फाइनली जब आपने देखा होगा या आपने पढ़ा कि कोपरनिकस आए, ठीक है, तो कोपरनिकस हुए थे 1473 से लेके 1543 के यहाँ पे बीच में। तो कोपरनिकस ने अपना एक मॉडल यहाँ पे रिप्रेजेंट किया था, हेलियोसेंट्रिक, जिसको नाम दिया गया था, और ये पब्लिश हुआ था 1543 के आसपास। तो हीलियोसेंट्रिक जो मॉडल था उसमें ऐसा कोपरनिकस बोले कि जितने भी प्लेनेट है और इवन अर्थ भी किसके अराउंड रिवॉल्व करेगी, सन के अराउंड। और सन को इस यूनिवर्स का या हम बोल सकते हैं अपने सोलर सिस्टम का यहाँ पे सेंटर माना गया। तो हीलियोसेंट्रिक इट मींस इन्होंने यहाँ पे सन को क्या माना, उसका सेंटर। और इन्होंने बोला कि सन स्टेशनरी है और बाकी अदर प्लेनेट और अर्थ भी, ऐसा हम बोल सकते हैं, अर्थ भी सन के अराउंड क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है। बट बच्चों इन्होंने जो यहाँ पे उसका पाथ बताया वो कैसा था, सर्कुलर। जबकि पाथ सर्कुलर नहीं होता है। तो वो यहां तक हमको इतनी नॉलेज हुई भाई, कोपरनिकस के पहले हमें ये बताया गया था कि अर्थ स्टेशनरी है, सन रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के चारों ओर। कोपरनिकस ने अपनी हीलियोसेंट्रिक मॉडल में यहाँ पे क्या चीज बताई, पब्लिश किया कि अर्थ किसके अराउंड रिवॉल्व कर रही है, सन के अराउंड। और अर्थ खुद की एक्सिस में क्या करती है, रिवॉल्व करती है। ठीक है, उसके बाद फाइनली एक एस्ट्रोनॉमर आए, टाइको ब्राहे, जिन्होंने यहाँ पे आप देख सकते हो 1546 से 1601 के ये यहाँ पे आसपास हुए थे। तो इस दौरान इन्होंने क्या किया कि सन और प्लेनेट के बीच में डिस्टेंसेस को कैलकुलेट करना इन्होंने स्टार्ट किया। ठीक है, और कई ईयर्स तक उसकी कैलकुलेशन करी, बट इन्होंने कोई लॉ प्रोड्यूस नहीं किया। इन्होंने बस एक्सपेरिमेंटल डेटा को क्या किया, कलेक्ट किया। उसके बाद केपलर आए। तो यहाँ पे केपलर जो आए तो उन्होंने यहाँ पे हम देख सकते हैं 1571 से 1630 के बीच में ये हुए। तो केपलर ने अपने 3 लॉ दिए प्लेनेटरी मोशन के बारे में, जिसमें आपने देखा होगा 1609 में उन्होंने फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ पब्लिश किया और थर्ड लॉ पब्लिश किया गया था 1619 के आसपास। तो उन लॉ की अगर हम चर्चा आगे डिटेल में देखेंगे अपने सिलेबस में यहाँ पे वो चीजें, बट उसको अगर लॉ से हम कंक्लूजन निकालें बच्चों तो हमें ये चीज पता चलिए कि यार जितने भी प्लेनेट है वो अराउंड दी सन रिवॉल्व तो कर रहे हैं, बट वो सर्कुलर ऑर्बिट नहीं है। जैसा कि कोपरनिकस बोल के गए थे, वो सर्कुलर नहीं है, ऑर्बिट या उसका पाथ कैसा है बच्चों, एलिप्टिकल। तो अकॉर्डिंग टू केपलर इन्होंने टाइको ब्राहे की कैलकुलेशन का यूज किया और इन्होंने एक मॉडल अपना रिप्रेजेंट किया कि जितने भी प्लेनेट होंगे वो अराउंड दी सन रिवॉल्व करेंगे इन एलिप्टिकल ऑर्बिट। तो यहां तक बात आई थी। बट इतना समझे बच्चों कि इस जर्नी में यहां तक कि अगर हम यहां पे देखें, किसी भी एस्ट्रोनॉमर ने, किसी भी साइंटिस्ट ने, किसी ने भी फोर्स के बारे में डिस्कस नहीं किया या फोर्स के बारे में किसी ने कोई आइडिया नहीं दिया। ये सब थ्योरेटिकल बातें, ऐसा होता है, ऐसा होगा, ऐसा बोल के गए। बट फाइनली आपने सुना होगा कि न्यूटन ही थे जिन्होंने फोर्स को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया। फोर्स को इन्होंने एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया कि भाई ये सब चीजें हो रही है, तो ये होने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आपको कहानी पता होगी, एप्पल गिरा, सोचना स्टार्ट किया। उन्हीं सब से यहाँ पे कंक्लूड करके हमारे पास एक फोर्स आता है जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ये सबसे पहले
खोजा गया, ऐसा हम बोल सकते हैं, क्योंकि ये ही फोर्स था जो सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था। सबसे पहले हमने इसी फोर्स को समझा। तो ग्रेविटेशनल एक्चुअली में क्या होता है बच्चों? अकॉर्डिंग टू न्यूटन, अगर हम बात करें, जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे जिनके पास क्या हो, मास, जितने भी ऑब्जेक्ट जिनके पास मास है वो ऑलवेज एक दूसरे को बच्चों क्या करते हैं, अट्रैक्ट, और इसी अट्रैक्ट करने के फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशन। और जिस फोर्स से ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं उस फोर्स को हम बोलते हैं बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हम देख सकते हैं दिस इज अ फिनोमेना ड्यू टू विच ऑब्जेक्ट्स हैविंग मास, जिनके पास क्या होना चाहिए, मास, अट्रैक्ट ईच अदर and the force with which they attract each other is known as gravitational force। तो बात बेसिक सी इतनी है बच्चों, जिन भी ऑब्जेक्ट के पास मास होगा वो हमेशा ही एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करेंगे, बस मास होना जरूरी है। ये फोर्स कभी भी रिपल्सिव टाइप का नहीं हो सकता, ऑलवेज कैसा होगा, अट्रैक्टिव। दैट्स वाई हमने उस टाइम तक एक ही फोर्स यहाँ पे नॉलेज में था, कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जब भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में कहीं पे भी कोई अट्रैक्शन का फिनोमेना होता था तो हम बाय डिफॉल्ट बोलते थे कि भाई कौन सा फोर्स काम कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। बट देखो बच्चों, जब आप आगे और यहाँ पे फर्दर चले तो उस कंडीशन में हमने चार्जेस के बारे में समझना स्टार्ट किया, तो फिर वहां रिपल्शन भी होना स्टार्ट हुआ, और रिपल्शन के नेचर को ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सप्लेन नहीं कर पाया। दैट्स व्हाई हमको वहां पे एक नया फोर्स इंट्रोड्यूस करने की रिक्वायरमेंट थी, जिसको हमने नाम दे दिया कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो अभी करंट के टाइम पे बच्चों हमारे पास फंडामेंटल फोर्स कितने हैं, फोर फंडामेंटल फोर्स है। पहला ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जिसमें आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक दोनों इंक्लूड होगा। उसके बाद बच्चों आपने एटम की बात करी, न्यूक्लियस के बारे में आप चले गए, न्यूक्लियस के अंदर जैसे चले गए तो वहां पे फिर ये दोनों फोर्स उसकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो फिर आपको और तीसरे या चौथे फोर्स की रिक्वायरमेंट थी, तो हमने दो फोर्स और यहाँ पे जनरेट किए या इन्होंने इंट्रोड्यूस किए, वीक न्यूक्लियर फोर्स और एक कौन सा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो ये सब जो फोर्सेस हैं वो आप डिफरेंट टॉपिक्स में यहाँ पे पढ़ते हो। अभी हम केवल कंसंट्रेट करते हैं बच्चों सिंगल एक फोर्स पे, कौन से फोर्स पे, ग्रेविटेशनल फोर्स पे। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन, आपने सुना होगा कि न्यूटन ने यहाँ पे, आप सर न्यूटन ने, आइजैक न्यूटन ने, आपने सुना होगा प्रिंसिपिया मैथमेटिका में इसको पब्लिश किया था 5 जुलाई 1687 को, 1687 को प्रिंसिपिया मैथमेटिका या द प्रिंसिपिया में ये यहाँ पे पब्लिश हुआ था। तो अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पे मॉडल इन्होंने क्या बोल के गए कि जितने भी पार्टिकल्स होंगे जिनके पास क्या होना चाहिए, मास। तो इसको हम देख सकते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, मास हो तो वो हमेशा ही एक दूसरे को क्या करेंगे बच्चों, अट्रैक्ट। तो हम क्या देख सकते हैं, देखो जरा इसको मान लेते हैं, इसका जो यहाँ पे इन्होंने मॉडल दिया वो क्या था कि एक m1 मास का पार्टिकल है, दूसरा m2 मास का पार्टिकल है, दोनों के बीच में सेपरेशन कितना है, स्मॉल r। तो हम देख सकते हैं बच्चों कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन m1 मास के पार्टिकल को m2 मास के पार्टिकल ने एक फोर्स एक्सर्ट किया, जिसको हम बोल रहे हैं क्या, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 F12 वेक्टर। उसी टाइप से सेकंड वाले पार्टिकल पे M2 पे भी M1 ने एक फोर्स एक्सर्ट किया, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, F21 वेक्टर, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो यहां पे हम जानते हैं कि F12 F21 की डायरेक्शन तो क्या होती है बच्चों, अपोजिट, पर दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल। तो हम ये देख सकते हैं कि दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, और इसको थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं बच्चों किसके इक्वल कर दिया आपने, F के इक्वल। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन यहाँ पे ये हमको बोल के गए कि देखो ये जो फोर्स होगा इन दोनों पार्टिकल के बीच में, जो फोर्स एक्सर्ट होगा वो इनके मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मास का प्रोडक्ट बच्चों जितना ज्यादा फोर्स उतना ही ज्यादा। इसीलिए ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, एक अगर बहुत हेवी पार्टिकल है जस्ट लाइक जैसे कोई प्लेनेट है, तो दूसरा अगर कोई पॉइंट मास भी है, तो उन दोनों के बीच में बहुत इफेक्टिवली ये एक्ट करेगा। एक्ट तो हम ये भी बोल सकते हैं कि ये मार्कर
और ये डस्टर बहुत ठीक है, मास कम है, पर अगर मास है तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन इनके बीच में ये फोर्स एग्जर्ट होगा। हालांकि मैग्नीट्यूड बहुत कम होगा वो अलग बात है, पर फोर्स एग्जर्ट होगा। तो ये हमको ये मिला। दूसरा इन्होंने यहाँ पे देखा क्या कि ये जो फोर्स है वो इनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कितना, आर स्क्वायर। और इन दोनों को बच्चों कंबाइन करें तो हमको एक फोर्स का एक्सप्रेशन मिला, कितना, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना, m1 इंटू m2 अपॉन कितना, आर स्क्वायर। और यहां से अभी हम केवल मैग्नीट्यूड को कंसिडर करें तो मैग्नीट्यूड कैन बी राइट डाउन एज ए फोर्स इक्वल्स टू g m1 इंटू m2 अपॉन कितना, आर स्क्वायर। g को हम मान के चल रहे हैं, g को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब एक छोटी सी बात और सुनना बच्चों, हमने जैसा कि कहा कि ये न्यूटन सर ने पब्लिश किया था 1687 के आसपास, ठीक है, 1687 के आसपास ही पब्लिश किया गया था इस लॉ के बारे में। पर आपको अगर मालूम हो तो जी का जो वैल्यू कैलकुलेट किया था, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू कैलकुलेट किया था किसने, हेनरी कैवेंडिश ने। हेनरी कैवेंडिश ने अपना जो एक्सपेरिमेंट किया था बच्चों 1797 से 98 के बीच में, लमसम ठीक है हम 1798 मान लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या बोला, कैवेंडिश सर ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया 1798 के आसपास, लॉ पब्लिश हुआ था 1687 के आसपास। ये अगर आप देखेंगे तो ईयर का डिफरेंस लमसम आएगा 111 ईयर। तो हम क्या बोल सकते हैं भाई कि न्यूटन सर ने जिस ईयर ये फॉर्मूला प्रोड्यूस किया उसके 111 साल बाद जाकर जी का हमको वैल्यू मिला। इससे क्या बात निकल के आती है कि अगर हम न्यूटन के टाइम पे अगर होते तो सपोज करो कि मैं आपसे पूछूं कि 2 kg का और ये 1 kg का एक ब्लॉक है, इनके बीच में अगर मान ले कि 1 मीटर का सेपरेशन है, 2 kg 1 kg के दो ब्लॉक है, 1 मीटर का सेपरेशन है, हम आपसे पूछे कि बताओ भाई इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा। अगर आप न्यूटन के टाइम पे होते तो बच्चों क्या आप यहाँ पे एग्जैक्ट फोर्स का कैलकुलेशन कर पाते? नेवर, कभी नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि भाई हमको जी का वैल्यू नहीं पता, हमें उस टाइम पे केवल प्रपोर्शन का रिलेशन पता है, हमें जी का वैल्यू कैलकुलेट यहाँ पे 111 साल बाद हुआ तो हम एग्जैक्ट फोर्स कैलकुलेट नहीं कर सकते थे भाई कितना इनके बीच में फोर्स एग्जैक्ट होगा। हाँ, आप रिलेटिव स्टडी कर सकते हैं कि इनके बीच में अगर फोर्स मान लेते हैं F तो अनोदर किसी अदर पार्टिकल्स के बीच में, हाँ भाई 2F, F/2 या 3F वॉटेवर जो भी होगा, तो आप दो पार्टिकल्स की या दो पोजीशंस का रिलेटिव स्टडी कर सकते हैं। किस टाइम पे? न्यूटन सर के टाइम पे। तो यहाँ पे ये हमने एग्जैक्ट कैलकुलेशन करीब 111 ईयर्स के बाद कैलकुलेट करना इसको स्टार्ट किया। अच्छा, इसका लेबोरेटरी के अंदर टॉर्जनल बैलेंस करके इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था और उससे वैल्यू जो कैलकुलेट हमको होके मिली वो कितनी मिली बच्चों? 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस कितना? 11। अच्छा, इसका चाहो तो आप यूनिट भी लिख सकते हैं, यहां से लिख के इसको अरेंज करके F इंटू आर स्क्वायर, इसका यूनिट बनेगा बच्चों कितना? न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कितना? केजी का स्क्वायर। अच्छा, हम चाहे तो इसका डायमेंशन भी देख सकते हैं। डायमेंशन की अगर हम बात करें तो आप इसका डायमेंशन राइट डाउन कर सकते हो इसी से यूज करके m-1 L3t-2। तो ये बात हमको मिली यहाँ पे बच्चों फोर्स के बारे में। तो देखो हमको जी का जो वैल्यू मिलता है बच्चों 10 की पावर माइनस 11 ऑर्डर का मिलता है। इसीलिए हमने कहा ना कि 2 kg 1 kg की अगर मास आप ले भी लेते हो तो भी बच्चों इनके बीच में जो फोर्स का आपको ऑर्डर मिलेगा वो करीब 10 की पावर माइनस 11 या माइनस 10 के लमसम मिलेगा, जो बहुत निग्लिजिबल टाइप का फोर्स है। इसीलिए ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत इफेक्टिवली एक्ट करता है बिटवीन टू प्लैनेट्स, या एक प्लेनेट और दूसरा हो क्या कोई ऑब्जेक्ट, अर्थ और इस पार्टिकल के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स हम बोल सकते हैं और अच्छा खासा काम करेगा क्योंकि अर्थ का मास बच्चों क्या है? बहुत ज्यादा है। पर इनके बीच में हमको कोई इफेक्टिवली फोर्स यहाँ एग्जर्ट होता हुआ दिखाई नहीं देगा। तो ये हम देख सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड। चलो बच्चों,
अब इस ग्रेविटेशनल फोर्स को हमने जो यहाँ पे देखा, इसको हम थोड़ा सा वेक्टर की टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे तो बहुत आसान सी बात है, फिर भी थोड़ा सा हम समझते हैं। वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो क्वेश्चन हमारे पास इन द सेंस हमने देखा, फॉर्मेट वही था बच्चों, m1 मास का m2 मास का पार्टिकल था। हमने बस एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसको अज्यूम कर लिया, जिसको हमने बोल दिया ओरिजिन। अच्छा बच्चों, m1 मास और m2 मास के दो पार्टिकल्स के बीच का सेपरेशन हमने वही अज्यूम कर रखा है, कितना, स्मॉल r। अच्छा, m1 मास का ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं किससे, r1 वेक्टर से। m2 मास का पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे, r2 वेक्टर से। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें बच्चों, तो r1 वेक्टर और ये हो गया कौन सा, r2 वेक्टर। अब काम की बात सुनना, r1 वेक्टर r2 वेक्टर, तो m1 और m2 का पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। अब सुनना, इसमें हमने बात करी थी, याद करना जरा, F12 वेक्टर को हम क्या लिख सकते थे, फोर्स ऑन m1 ड्यू टू m2। तो ये रहा F12 वेक्टर, इस डायरेक्शन में फोर्स ऑन m1 ड्यू टू m2। उसी टाइप से बच्चों F21 वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, फोर्स ऑन m2 ड्यू टू m1 वेक्टर, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू m1। तो यहां से हम देख सकते हैं कि 2 पे 1 ने कितना फोर्स एक्सर्ट किया, 1 पे 2 ने कितना फोर्स एक्सर्ट किया, इसको हमने सिंबल की फॉर्म में ये रिप्रेजेंट किया। इसी टाइप से बच्चों कि हम फोर्स को एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम पोजीशन को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसको हम लिखते हैं r12 वेक्टर। इट मींस क्या मतलब होता है इसका, पोजीशन वेक्टर ऑफ m1 विद रिस्पेक्ट टू m2। इसका मतलब क्या है, किसका किसके रिस्पेक्ट में, m1 का m2 के रिस्पेक्ट में। जब आप मान लो m2 पे हो और m1 को अगर देखेंगे, तो m1 का m2 के रिस्पेक्ट में जो पोजीशन वेक्टर होगा m1 का m2 के रिस्पेक्ट में, उसको हम क्या लिखेंगे बच्चों, r12 वेक्टर। इट मींस इसका पोजीशन लिख रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में। जरा सोचो, आप यहां हो, आपने अपने आप को रेफरेंस यहां माना है, और इसको देखेंगे तो उसका डायरेक्शन आप ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, जिसको हम दिखा सकते हैं बच्चों किससे, r12 वेक्टर से। इन द सेम सिमिलर मैनर हम क्या लिख सकते हैं, r21 वेक्टर। तो r21 वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ m2 विद रिस्पेक्ट टू m1। अच्छा, m2 का m1 के रिस्पेक्ट में, इट मींस अब यहां पे हुआ, और उसको देखेंगे तो उसका पोजीशन देखेंगे तो इस वे में आएगा। तो ये किससे डिनोट करेंगे, r21 वेक्टर से। अच्छा बच्चों, इसको हम ये भी लिख सकते हैं, जब यहां बैठ के आप उसको देखेंगे तो उसका पोजीशन, चलो ठीक है, r21 वेक्टर आपने बोला, तो उसको आप क्या बोल सकते हो, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो r2 वेक्टर माइनस कितना, r1 वेक्टर। उसी टाइप से r12 वेक्टर को भी क्या लिख सकते हैं बच्चों, r1 वेक्टर माइनस कितना, r2 वेक्टर। एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं, तो पहले तो ये चार आपको जो टर्म मिली, इनको क्लियर करें, F12, F21, R12 और R21 को क्लियर करें, किसका मतलब क्या होता है। ठीक है, अब मैं आपको बहुत बेसिक सी चीज एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे, आप जानते हो कि F12 और 21 का मैग्नीट्यूड क्या होता है, इक्वल, डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट। उसी टाइप से बच्चों R12 वेक्टर इज ऑल्सो इक्वल होगा माइनस ऑफ R21 वेक्टर। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या, इक्वल, डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट। अच्छा बच्चों, कभी यूनिट वेक्टर बनाना पड़े, ठीक है, तो आप जानते हो कि यूनिट वेक्टर बनाने के लिए हम क्या बोलते हैं, उस वेक्टर में उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्या कर देते हैं, डिवाइड। तो R केप कैन बी राइट डाउन एज अ R वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R वेक्टर। अब मैं बिल्कुल बेसिक से तरीके से आपको इसका वेक्टर फॉर्म एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो सुनना बच्चों, m1 और m2 के बीच में आपने जो फोर्स यहां पे अज्यूम किया, तो F इक्वल हमने कितना लिख लिया बच्चों, G m1 इंटू कितना m2 और अपॉन में कितना r स्क्वायर। ठीक है, ये तो बच्चों ओनली क्या है, मैग्नीट्यूड। और जैसा कि हमने कहा कि एक अगर वेक्टर बनाना है तो वेक्टर के पास दो बातें होंगी, एक तो मैग्नीट्यूड और दूसरा उसका डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में वो एक्ट करेगा, उसका डायरेक्शन अगर आप उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के साथ अटैच कर दें तो हमको वेक्टर मिलेगा विद डायरेक्शन के साथ। तो क्या देख सकते हैं बच्चों, ये तो फोर्स हो गया।
अच्छा, अब M1 पे देखो, M2 पे देखो, फोर्स का मैग्नीट्यूड इतना ही आएगा। तो मैं किसी एक चीज को यहाँ पे पकड़ लेते हैं। पहले सपोज करो हम इसको कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। आप उसको भी कंसिडर कर सकते हैं, आंसर में कोई टेंशन नहीं है, उसका एक्सप्रेशन आपको मिलेगा। सपोज करो पहले हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो देखो बताओ, अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहता हूं तो मैं इसको अगर वेक्टर बनाना चाहता हूं, और यहां में मान लेते हैं कि वेक्टर बनाना है बच्चों फोर्स को, तो वेक्टर, तो ये तो ओनली क्या हो गया, मैग्नीट्यूड। अब इसके साथ अगर मैं पोजीशन का अगर डायरेक्शन अटैच कर दूं कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मान लो ये एग्जैक्ट होगा, तो उस कंडीशन में ये अपना बन जाएगा फुल वेक्टर। अच्छा देखो जरा, मैं M1 पे ड्यू टू M2 फोर्स को वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहता हूं। तो सपोज करो कि मैंने यहां लिख दिया, मान लो कितना बच्चों, R12 वेक्टर, सॉरी F12 वेक्टर। समझना एक बार, F12 वेक्टर फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो F12 वेक्टर। जरा इसको फील करना कि M1 पे M2 के कारण बच्चों फोर्स इस डायरेक्शन में एग्जर्ट होगा, तो इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें किसका यूनिट वेक्टर यहां पे यूज करना पड़ेगा। जरा सोचो, अगर मुझे इस फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना है तो R21 वेक्टर का यूज करूं या R12 वेक्टर, बताओ जरा। ये F12 किसकी डायरेक्शन में लग रहा है बच्चों, R21 वेक्टर की डायरेक्शन में। तो अगर आपने इसको F12 वेक्टर लिखा तो बच्चों ये डायरेक्शन एक्चुअली किससे एक्ट कर रहा है, R21 की डायरेक्शन में। तो हम यहां से क्या देख सकते हैं कि ये मिलेगा आपको कितना, R21 वेक्टर और उसका डायरेक्शन। तो देखो, अगर मैग्नीट्यूड के साथ इसको अगर हम लिखें तो वेक्टर, आप यूनिट वेक्टर को ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों। देखो G M1 इंटू M2 अपॉन R स्क्वायर, ये तो हो गया मैग्नीट्यूड इसका। और इसको जरा रिप्रेजेंट करने चले तो इसको क्या लिख सकते हैं हम यहां से, यूनिट वेक्टर को क्या लिख सकते हैं बच्चों, मैग्नीट्यूड का डिवाइड कर दो उस वेक्टर में, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, R21 वेक्टर, कितना, R21 वेक्टर अपॉन में R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड या इसका मॉड, ठीक है ना बच्चों। अब हम ये देख सकते हैं कि ये एक्चुअली में आ रही है क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होता है R के। अच्छा, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये, हालांकि मैं आपको बोलूं कि 1 2 लिखें 2 1 लिखे डजंट मैटर, बट ठीक है 2 1 के साथ अगर इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसको भी 2 1 ही मान लेते हैं। तो फाइनली हम इसको अब ये भी लिख सकते हैं बच्चों, कितना, G M1 इंटू कितना M2 और अपॉन में कितना, R21 का क्यूब, ठीक है, R21 का क्यूब, क्योंकि मैग्नीट्यूड ही अपने पास लिख रहे हैं। अच्छा, इसको हमने क्या लिखा बच्चों, ये R21 वेक्टर। तो हमारे पास इसकी टर्म्स में ये भी यहाँ एक्सप्रेशन हो सकता है। अब आप जानते हो बच्चों, अगर इस रिजल्ट का हम यहाँ पे यूज करें कि देखो R21 वेक्टर को क्या लिखा जा सकता है, यहां से अगर आप देखो R21 वेक्टर को क्या लिखा जा सकता है बच्चों, माइनस ऑफ कितना, R12 वेक्टर। तो यहां से इसको अगर मैं रिप्लेस कर दूं 1 2 की टर्म्स में, तो माइनस का कितना, G M1 इंटू कितना M2 और अपॉन में कितना, R21 का क्यूब। और इधर हम देख सकते हैं बच्चों क्या लिखा जा सकता है, इसको माइनस मैंने ऑलरेडी लगा दिया, तो कितना लिखा जा सकता है, R12 वेक्टर। तो देखो बच्चों, फाइनली आपको यहाँ पे कोई रटने की जरूरत नहीं है, बेसिक से ऐसे समझें कि F12 वेक्टर अगर आपको लिखना है और 1 2 की टर्म्स में, तो माइनस ऑफ में लिख सकता हूं कितना, G M1 इंटू M2 और अपॉन में मैंने कितना लिखा, R21 का क्यूब। और इधर क्या लिख सकते बच्चों, R12 वेक्टर। तो सिंपल सी बात है, यहां 1 2 तो यहां 1 2 तो माइनस का आप यूज करें, और देखो यहां 1 2 और यहां 2 1 तो फिर माइनस कंसिडर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो एक बेसिक सी चीज ये हुई। इसी के टाइप्स हम यहाँ ये भी लिख सकते हैं बच्चों, कभी मान लो कि आपको F21 वेक्टर लिखना पड़े, तो देखो 1 2 1 2 की टर्म्स में लिखे तो उसी टाइप से 2 1 लिखे तो माइनस ऑफ हम लिख सकते हैं बच्चों कितना, G M1 इंटू M2। अब यहां मैंने जैसा आपको बोला 1 2 लिखे 2 1 लिखे डजंट मैटर, बट ठीक है हमने 1 2 लिख दिया मान लो, क्योंकि तो बहुत सी जगह आपको यही फॉर्मेट देगा। और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको R21 का वेक्टर। तो ये हमको इसके एक्सप्रेशन मिल सकता है इन टर्म्स ऑफ वेक्टर। तो बहुत बेसिक सी बात वापस रिपीट कर रहा हूं बच्चों, पहले लिखे मैग्नीट्यूड और जिस भी
पार्टिकल के लिए आप लिखेंगे उसका यूनिट वेक्टर, पोजीशन का यूनिट वेक्टर आप अटैच कर दें तो आपको यहाँ पे एक्सप्रेशन मिल जाएगा और आपस में इसको एक्सप्रेशन को, पोजीशन वेक्टर को इंटरचेंज भी किया जा सकता है। चलो बच्चों, अब इस टॉपिक में हम थोड़ा सा कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स का आइडिया लेते हैं जिनका नॉलेज होना आपको जरूरी है। ठीक है, तो जैसे कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम आगे क्वेश्चंस के फॉर्मेट में यूज करेंगे। जैसे पहली सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका आता है बच्चों कि ये जो फॉर्मूला हमको यहाँ पे मिला F इक्वल्स टू जी m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर, तो ये जो वैलिड होता है this formula is applicable only for spherically symmetric masses, spherically symmetric masses और पॉइंट masses। तो इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, सुना ध्यान से। ये जो फॉर्मूला हमको मिला F इक्वल्स टू जी m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर, तो ये बच्चों हम फॉर्मूला सभी काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए इसको वैलिड नहीं कर सकते। पहली बात तो सिमेट्रिक बॉडी हो, कैसा हो, स्फेरिकल सिमेट्रिक बॉडी हो, जैसे हम जानते हैं कि स्फीयर होता। ठीक है, अच्छा स्फीयर मान लो होलो स्फीयर होता या सॉलिड स्फीयर होता तो उसके बीच में हम यहाँ पे इस फॉर्मूले को वैलिड कर सकते हैं। दूसरा कोई स्फीयर होता, सपोज करो ये होलो स्फीयर होता और ये मान लिया जाए सॉलिड स्फीयर होता, तो इस कंडीशन में भी ये जो फॉर्मूला होगा सिमेट्रिक स्फेरिकल बॉडी यहाँ पे है, सिमेट्रिक मान लेते हैं, मास का अगर डिस्ट्रीब्यूशन है तो दिस फॉर्मूला कैन बी वैलिड। हाँ बच्चों, पर एक चीज का ध्यान रखें, अगर स्फीयर है दो तो उस कंडीशन में जो यहाँ पे स्मॉल आर होगा वो कहां से होगा, इन दोनों के सेंटर से। अच्छा बच्चों, क्या अगर हम बात करते यहाँ पे तो पॉइंट मास के बीच में तो वैलिड है ही सही, तो सपोज करो दो पॉइंट मास होते, एक पॉइंट मास ही होता, दूसरा पॉइंट मास ही होता, क्या ये फॉर्मूला वैलिड और नॉट वैलिड? ठीक है, बट अगर मान लो एक स्फीयर होता और दूसरा अगर एक पॉइंट मास होता, ठीक है, एक स्फीयर होता दूसरा पॉइंट मास होता, अब ये स्फीयर चाहे होलो भी हो सकता है सॉलिड भी हो सकता है तो भी ये फॉर्मूला वैलिड होगा। तो हम क्या देख सकते हैं यार कि स्फीयर अगर है सिमेट्रिक होना चाहिए मास का डिस्ट्रीब्यूशन, और दूसरा अगर पॉइंट मास है दूसरा स्फीयर भी है तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। और एक और चीज, स्फीयर अगर हम देखते हैं तो स्फीयर कैन बी डील एज अ पॉइंट मास, ये उसकी प्रॉपर्टीज के कारण हम यहाँ पे बोल सकते हैं इसकी जो फील्ड लाइंस होती है वो बिल्कुल पॉइंट मास की तरह ही यहाँ पे बिहेव करती है। तो हम क्या देख सकते हैं कि स्फीयर अगर है तो स्फीयर को आप एज अ पॉइंट मास की तरह डील कर सकते हैं। अगर सॉलिड स्फीयर है और आप कहीं बाहर वाले पॉइंट पर अगर फोर्स कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कंप्लीट मास को कंसंट्रेट अज्यूम किया जा सकता है इसके सेंटर पे, बट ओनली कौन से केस में, स्फीयर के केस में। और मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होना चाहिए बच्चों, यूनिफॉर्म टाइप का। बट अगर मान लो कभी मैं आपसे पूछूं कि बताओ बच्चों एक रॉड अगर यहां होती, ठीक है ना, कोई भी m मास का सपोज करो एक रॉड अगर हमको दिया होता और दूसरा अगर यहां पॉइंट मास अगर रखा होता, तो बताओ बच्चों दिस फॉर्मूला इज वैलिड और नॉट? बताओ जरा, इस रॉड और इस स्मॉल m मास या पॉइंट मास के बीच में अगर आपको ग्रेविटेशनल फोर्स का कैलकुलेशन करना है तो अब आप ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चों ये तो चलो ठीक है पॉइंट मास है, बट बच्चों ये रॉड है, ये ना तो स्फीयर है नहीं पॉइंट मास है, और इसको हम एज अ पॉइंट मास की तरह अज्यूम नहीं कर सकते, हम ओनली स्फीयर को ही एज अ पॉइंट मास की तरह अज्यूम कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में यहाँ पे हालांकि हम फोर्स की कैलकुलेशन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में, क्योंकि वहां पे फोर्स हम कैलकुलेट करना जानते हैं बाय यूजिंग द इंटीग्रेशन, बट डायरेक्ट इस फॉर्मूले को हम यूज नहीं कर सकते। तो ये इस फॉर्मूले की क्या है बच्चों, लिमिटेशन है। इसीलिए हम जानते हैं कि स्फेरिकल बॉडी है तो आप उसके सेंटर से डिस्टेंस लें, ये कुछ बातों का आप इसमें ध्यान रखें। बाकी कुछ पॉइंट बेसिक्स है जो आपको ऑलरेडी मालूम होगा, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, इसका नेचर बच्चों हमेशा कैसा होगा, अट्रैक्टिव। पहला पॉइंट क्लियर है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा पॉइंट कैसा है, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा कैसा होगा, अट्रैक्टिव, ये कभी रिपल्सिव टाइप का यहाँ पे फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर सकता, हमेशा ही कैसा आएगा, अट्रैक्टिव नेचर का। दूसरी बात इट इज, तीसरी बात आती है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन टू मासेस। इसका कहने का मतलब सिंपल सा है बच्चों, अगर दो पार्टिकल्स को आपने सपोज करो कि एक m1 मास को और एक m2 मास को मान लेते हैं, पहले एयर मीडियम में अगर आपने किसी r डिस्टेंस पे रखा तो आपने फोर्स कैलकुलेट किया, मान लो कितना F। अब बच्चों उन्हीं पार्टिकल्स को अगर आप वाटर के अंदर भी अगर लेके चले गए, या इन दोनों का मीडियम अगर आपने एयर ना करके सपोज करो यहां चेंज कर दिया, या आपने वाटर रख दिया और डिस्टेंस अभी वही रखी, मास वही रखा,
तब भी ये फोर्स चेंज नहीं होगा। इट मीन्स इसका सिंपल सा मतलब ये है कि दो पार्टिकल्स के बीच में मान लेते मीडियम कैसा ही हो, डजंट मैटर, ये फोर्स उस मीडियम पर डिपेंड नहीं करेगा। एक और बात इसी में सुनो कि ये जो फोर्स है ये दो पार्टिकल्स के बीच का एक इंटरेक्शन फोर्स है, इसका मतलब तीसरे पार्टिकल से इसको कोई लेना देना नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं कि देखो बच्चों, ये मान लेते हैं m1 मास का पार्टिकल, वो m2 मास का पार्टिकल, यहां अगर आपने रख दिया m3 मास का पार्टिकल, तो मैं आपसे पूछूं m1 पर ड्यू टू m2 अगर फोर्स पूछे, अगर m1 पर m2 के कारण ही फोर्स पूछे तो m3 के होने या ना होने से इस फोर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अपना इंडिविजुअल फोर्स इस पर एग्जर्ट करेगा और ये भी अपना इंडिविजुअल फोर्स एग्जर्ट करेगा। तो हाँ, हालांकि इस पर नेट फोर्स दोनों के कारण प्रोड्यूस होगा, बट इसका इंडिविजुअल फोर्स इस पे अगर देखें तो उसको तीसरे पार्टिकल से कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब सिंपल सा है बच्चों कि दो पार्टिकल्स के बीच का जो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स होगा उसको तीसरे पार्टिकल के यहाँ पे प्रेजेंस से अफेक्ट नहीं होगा। उसी टाइप से अगर हम मान लेते हैं कि इसका फोर्थ पॉइंट देखते हैं कि देखो, ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर डेवलप्ड इन फॉर्म ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन पेयर। इसका सिंपल सा मतलब ये बच्चों कि ग्रेविटेशनल फोर्स, जैसा कि आप जानते हो कि यहाँ पे कोई भी फोर्स सिंगल एक उसमें सिंगल आइसोलेट फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता, एक पेयर की फॉर्म में आपको फोर्स हमेशा मिलेगा। तो हम क्या देख सकते हैं कि ये फोर्स हमेशा ही एक्शन रिएक्शन की पेयर की फॉर्म में आएगा। इट मींस न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के थर्ड लॉ को ये फॉलो करेगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि देखो जरा कैसे, हमने कहा कि भाई अर्थ है, सपोज करो कि अर्थ है और इस डस्टर को अगर मान लेते हम अर्थ की सरफेस के किसी हाइट पे, मान लो यहाँ पे आपने देखा, तो बताओ जरा, हमने कहा कि अर्थ ने इस मास पर एक फोर्स एक्सर्ट किया F। तो देखो, अर्थ ने इस डस्टर पे एक फोर्स एक्सर्ट किया कितना बच्चों, F। तो हम क्या बोल सकते हैं इस लॉ के अकॉर्डिंग, हम बोल सकते हैं कि ये पार्टिकल भी इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स किस पर एक्सर्ट करेगा, अर्थ पे। और यहाँ पे ये एक सिस्टम है, तो हम क्या देख सकते हैं बच्चों कि कोई भी फोर्स सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा, एक्शन रिएक्शन की फॉर्म में यहाँ पे आपको प्रोड्यूस होगा। और इसी कारण से कभी हम आगे क्वेश्चंस करेंगे बच्चों एनर्जी में कि लीनियर मोमेंटम कैन बी कंजर्व। अगर किसी सिस्टम पे एक्शन रिएक्शन की अगर आप बात करो तो हमेशा ही एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट। तो लीनियर मोमेंटम कैन बी कंजर्व, मोमेंटम कंजर्वेशन हम वैलिड कर सकते हैं क्योंकि नेट फोर्स सिस्टम पे हमको क्या मिलेगा, जीरो। क्यों मिल रहा है, क्योंकि हमेशा किसकी पेयर की फॉर्म में आएगा, एक्शन रिएक्शन की पेयर की फॉर्म में। ठीक है, उसी टाइप से अच्छा इसमें आपको वहां मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन कि एक m1 मास का पार्टिकल है, एक m2 मास का पार्टिकल है। तो हमने कहा कि ये ड्यू टू म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स अगर एक दूसरे की ओर मूव करना स्टार्ट कर दे, m1 ने m2 पे, m2 ने m1 पे इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स एक्सर्ट किया बट डायरेक्शन में क्या, अपोजिट। तो जब ये चलना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ लीनियर मोमेंटम कैन बी कंजर्व। उसी टाइप से नेक्स्ट अपने पास आता है यहाँ पे एक फिफ्थ पॉइंट, ग्रेविटेशनल फोर्सेस कंजर्वेटिव फोर्सेस। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होते हैं बच्चों वो कैसे होते हैं, कंजर्वेटिव नेचर के। तो जितने भी कंजर्वेटिव की जो प्रॉपर्टीज होगी उस प्रॉपर्टीज को या उन प्रॉपर्टीज को ये फोर्स फॉलो करेगा। जैसे कि आप जानते हो कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ। इट मींस इसका कहने का मतलब इतना सा है कि कंजर्वेटिव फोर्स में हम बोलते हैं कि एक पार्टिकल को किसी दूसरे पॉइंट पे यहां से इस पाथ से ले जाओ या इस पाथ से ले जाओ या इस पाथ से ले जाओ, अगर फील्ड कंजर्वेटिव है तो उसके पाथ पर वो डिपेंड नहीं करता। इट मींस ये फोर्स यहाँ पे जो होगा वो अगर कंजर्वेटिव है तो पाथ से कोई लेना देना नहीं है। और इसी टाइप से हम यहाँ पे ये भी देखते हैं बच्चों की कंजर्वेटिव फील्ड है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, तो हम आगे पढ़ेंगे भी सही, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और दूसरी यहाँ पे एक और बात आती है, अगर फील्ड कंजर्वेटिव है तो मैकेनिकल एनर्जी कैन बी कंजर्व। तो एनर्जी का क्योंकि यहाँ कोई लॉस प्रोड्यूस नहीं होता। तो ये जितनी भी प्रॉपर्टीज है इसके यहाँ पे थ्योरेटिकल पॉइंट्स के भी यहाँ पे आगे यूज होगी। इसी टाइप से अगर हम बात करें, 6 पॉइंट आता है, इट इज सेंट्रल फोर्स एंड ऑलवेज एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग ऑफ टू पार्टिकल्स।
इसको सेंट्रल फोर्स बोलते हैं। ऐसा भी हम बोल सकते हैं कि इनवर्स स्क्वायर लॉ को क्या करता है बच्चों, फॉलो करता है। जैसा कि आप जानते हो कि दो पार्टिकल्स के बीच में सपोज करो कि हम m1 मास की बात करें, m2 मास की बात करें, तो हम क्या देख सकते हैं कि दो पार्टिकल्स के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन होगा वो हमेशा ही उनकी लाइन ज्वाइनिंग, अगर पॉइंट मास लाइन ज्वाइनिंग बोल दो, और अगर स्फीयर है तो फिर उनके सेंटर को आप बोल सकते हो, ठीक है। हमेशा ही इनकी लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग ही एक्ट करेगा। एक कभी भी बच्चों इसकी लाइन ज्वाइनिंग को छोड़कर किसी अनदर डायरेक्शन में चला गया, इधर चला गया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसी का यूज करके हम यहाँ पे आगे देखेंगे जब हम पढ़ेंगे कैप्लर्स का सेकंड लॉ, तो वहां हम देखते हैं कि जितने भी प्लेनेट है वो अराउंड दी सन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। तो हम क्या देखते हैं बच्चों कि इलिप्टिकल ऑर्बिट में वो रिवॉल्व करते हैं। ये सन अगर मान लो यहाँ है और जितने भी प्लेनेट है, मान लेते हैं अर्थ ही बोल लेते हैं अपन, ठीक है। तो अर्थ है तो इसके अराउंड ये क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, रिवॉल्व करते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा ही कहां से पास होता है, सन के सेंटर से। इट मीन्स हमेशा ही ग्रेविटेशनल फोर्स इन पार्टिकल्स या दो प्लेनेट्स के लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग एक्ट करता है। दैट्स वाई उस ग्रेविटेशनल फोर्स का, वहां देखेंगे बच्चों डिटेल में उसको, उस ग्रेविटेशनल फोर्स का टॉर्क क्या होता है, जीरो। और टॉर्क जीरो होता है तो एंगुलर मोमेंटम कैन बी कंजर्व। ध्यान रखें, अगर नेट फोर्स जीरो है तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है, और नेट टॉर्क जीरो है तो एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व। तो इन प्रॉपर्टीज का आप वहां पे यूज कर सकते हो। इसी टाइप से अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि देखो बच्चों, तो 7 पॉइंट आता है, ग्रेविटेशन फोर्स इज वीकर देन दी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड न्यूक्लियर फोर्सेज। ये बच्चों सबसे वीक टाइप का फोर्स है। सबसे नेचर में जितने भी फोर्सेस फंडामेंटल है अपने पास 4, उनमें सबसे वीक टाइप का फोर्स कौन है, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका ऐसा हम बोल सकते हैं कि मैग्नीट्यूड इफेक्टिवली काम तब करेगा जब या तो दो प्लेनेट हो, या एक प्लेनेट और दूसरा क्या हो, कोई बॉडी, छोटा बॉडी हो सकता है, बट एक मास बहुत हेवियर अगर है तो जाकर ये फोर्स बहुत इफेक्टिवली काम करेगा। हमने कहा कि इस मार्कर और डस्टर के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट कर रहा है, पर अगर इसको आप ऐसे रखें तो ये ऑटोमेटिक कोई अट्रैक्ट करना स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इनके बीच में जो फोर्स का ऑर्डर है बच्चों वो 10⁻⁻10 या 11 ऑर्डर के आसपास मिलने से फोर्स बहुत निग्लिजिबल टाइप का प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो हम क्या देख सकते हैं कि सबसे वीक टाइप का होता है, बट इसकी रेंज क्या होती है बच्चों, बहुत लार्ज। ये जो बाकी के फोर्सेस है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड न्यूक्लियर, इनकी रेंज, आप न्यूक्लियर फोर्स को देखोगे तो वो तो न्यूक्लियस के अंदर ही या फर्मी लेवल पे ही काम कर रहा है, ठीक है, पर इनकी रेंज बहुत कम होती है, और ग्रेविटेशन फोर्स की रेंज क्या होती है, बहुत लार्ज। हम देख सकते हैं सन और अर्थ के बीच में अच्छा खासा डिस्टेंस है, फिर भी ग्रेविटेशन फोर्स हम पे एक्ट कर रहा है, और उसी के फोर्स के इन्फ्लुएंस से तो सन के साथ अर्थ क्या है, बाउंडेशन में है। और इसी पे कभी कभी जैसे बहुत बार क्वेश्चन हमको मिलता है, जैसे मान लो कि सपोज हमसे पूछे कि सन मान लो यहाँ होता, ठीक है, और अर्थ मान लो यहाँ होती, तो हम जानते हैं बच्चों कि ये जो यहाँ पे रिवॉल्व कर रही इलिप्टिकल ऑर्बिट में, एक चीज का और ध्यान रखें, अगर जब भी हम बात करते हैं वेलोसिटी, अगर मैंने कहा कि वेलोसिटी है कांस्टेंट, इसका मतलब क्या है बच्चों, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है ना, उसका मैग्नीट्यूड चेंज ना डायरेक्शन चेंज, इट मींस उसका एक्सीलरेशन क्या हो गया, जीरो। अच्छा, ना मैग्नीट्यूड चेंज ना डायरेक्शन चेंज, एक्सीलरेशन जीरो, सो फोर्स विल बी कितना, जीरो। फोर्स कितना हो गया, जीरो। इट मींस क्या होता है, हम जानते हैं कि अगर फोर्स अगर है तो एक्सीलरेशन होगा, और एक्सीलरेशन होगा तो वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, चेंज, या मैग्नीट्यूड भी चेंज हो सकता है। इसलिए तो हम बोलते हैं कि देखो ये अर्थ जाने का टेंडेंसी, मान लो इस पॉइंट पे इसका वेलोसिटी टेंजेंशियल इधर है, जरा सोचो, तो इसकी डायरेक्शन को, वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, अर्थ और सन का ग्रेविटेशनल फोर्स। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है बच्चों कि अगर मान लो कि अर्थ और सन के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स अगर डिसअपियर हो जाए या खत्म हो जाए, मान लेते हैं कि ग्रेविटी का फोर्स काम करना क्या कर दे, बंद कर दे, तो हम क्या देख सकते हैं कि अगर यहां से इसने ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो गया बच्चों, जीरो, फोर्स जीरो, तो हमने कहा कि वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, तो अर्थ जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही थी उसके टेंजेंशियली डायरेक्शन में कंटिन्यूअसली स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करना स्टार्ट कर देगी, अब वो अराउंड दी सन रिवॉल्व नहीं करेगी। इसी टाइप से जैसे कुछ क्वेश्चंस और भी यहाँ पे आपको मिल सकते हैं थ्योरेटिकली, तो इन पॉइंट्स का आप ध्यान रखें।
चलो बच्चों, इसमें कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो पहले हम यहाँ पे बहुत बेसिक से क्वेश्चंस अपने पास जो आपको हालांकि आते भी होंगे और आसान भी है, बट इन क्वेश्चन से जो रिजल्ट निकल के आएंगे उनको हम आगे कई बार कई क्वेश्चंस में डायरेक्ट यूज करेंगे। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन ये है कि बच्चों M1 और M2 दो पॉइंट मास हैं जिनको आपने किसी r डिस्टेंस में रख के क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। ठीक है, तो पहली चीज, तो अगर बच्चों फिक्स नहीं करते तो हम जानते हैं कि एक दूसरे के ग्रेविटेशनल फोर्स से एक दूसरे की ओर यहाँ पे मूव करना स्टार्ट कर देते, तो हमने इसको क्या कर दिया, फिक्स। ठीक, अच्छा, इन दोनों के बीच में या इन दोनों की लाइन ज्वाइनिंग के बीच में एक कैपिटल M मास को आप लेके आए, तो हमने कहा कि भाई इस कैपिटल M मास के ऊपर यहाँ पे नेट फोर्स अगर क्या हो जाए, 0, तो M1 से इस कैपिटल M मास का डिस्टेंस कितना होगा। तो पहली चीज तो बच्चों ध्यान से सुना मेरी बात, यहाँ पे क्या होगा कि देखो इस पार्टिकल का इस कैपिटल M पे जो फोर्स आएगा उसको हम मान लेते हैं, सपोज करो कितना, F1। ठीक, M2 के कारण इस पर M पे जो फोर्स आएगा कैपिटल M पे वो मान लिया जाए हमने कितना, सपोज करो F2। तो हम देख सकते हैं बच्चों कि एक इंस्टेंट एक पॉइंट ऐसा भी होगा जहां पे फोर्स ड्यू टू M1 ऑन कैपिटल M एंड फोर्स ड्यू टू M2 ऑन कैपिटल M शुड बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड में क्या हो जाए, दोनों सेम, या दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाए, 0। या आप ये भी बोल सकते हो बच्चों F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर बराबर में क्या बोल के, 0 वेक्टर। ठीक है, तो हम डायरेक्ट मान लेते हैं इधर से, सपोज करो इसका डिस्टेंस मान लेते हैं कितना, x1। तो बताओ बच्चों ये डिस्टेंस अगर x1, तो आप चाहो तो उसको x2 बोल दो, नहीं तो हम ये भी लिख सकते हैं कितना, r और माइनस का कितना, x1। तो क्वेश्चन बहुत आसान सा है बच्चों, इसको हम डील कर सकते हैं। देखो कैसे कि नेट फोर्स 0 होने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, F1 शुड बी इक्वल टू किसके, F2 के इक्वल। तो F1 का अगर वैल्यू लिखे इन दोनों के बीच में तो क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे G कैपिटल M इंटू कितना, M1। ठीक, दोनों के बीच का फोर्स अपॉन में यहाँ इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितना बच्चों, x1 का स्क्वायर इक्वल्स टू, अगर इन दोनों के बीच में फोर्स लिखे तो कितना, अगेन G कैपिटल M इंटू कितना, M2, और अपॉन में कितना आ जाएगा, R माइनस x1 का होल स्क्वायर। अब आप यहाँ पे इसको सोल्व कर सकते हैं, अगर आप चाहो तो देखो हम ये भी यहाँ पे और बना सकते हैं इसको आराम से सोल्व करके। तो मेरे पास बात ये आ जाएगी बच्चों, देखो कितना आ जाएगा ये M1 और अपॉन में कितना उधर देखो M2, इसको अरेंज कर सकते हैं, कितना आ जाएगा ये x1 और अपॉन में कितना, r माइनस x1 का होल स्क्वायर। फिर दोनों साइड आप यहाँ पे रूट स्क्वायर रूट लें तो रूट M1 अपॉन M2 करके कंडीशन हमको मिलेगी। तो फाइनली यहाँ से अगर इसको आप सोल्व करो तो बच्चों ये आपको मिलेगा x1 इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा, x1 इक्वल्स टू, अगर इसको सोल्व करें तो पूरा अरेंज करने भी मिलेगा, रूट के अंदर कितना M1 और इनटू कितना r और अपॉन में कितना बच्चों, रूट का कितना M1 और प्लस का रूट के अंदर यहाँ पे कितना आ जाएगा M2। तो ये एक्चुअली में इंडिविजुअल रूट आएंगे, रूट M1 और प्लस कितना रूट का M2। ये डिस्टेंस है x1। अच्छा, ये डिस्टेंस x1 है, कौन से वाले मास से है, फ्रॉम, ये डिस्टेंस देखना बच्चों कौन से वाले पार्टिकल से है, M1 से। इसी टाइप से अगर मान लो बच्चों आपको इस एक, अच्छा इसको यहाँ पे नेट फोर्स 0 बोल सकते हैं, या कभी कभी इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन भी आप बोल सकते हो, या कभी कभी इक्विलिब्रियम पोजीशन ना बोल के इसको आप न्यूट्रल पॉइंट भी बोल सकते हो बच्चों। एक ही बात है, यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट बोल दे, इक्विलिब्रियम पोजीशन बोल दे, या इधर से कितनी डिस्टेंस पे नेट फोर्स 0 होगा, ये कोई भी आपको वर्ड यहाँ यूज किया जा सकता है। तो आप सिंपल सा फॉर्मूला रिमेंबर रखना है, डायरेक्ट रूट M1 इंटू आर, ऊपर उस पार्टिकल का मास होगा जहां से आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। अच्छा, कभी हो सकता है बच्चों इधर से डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़े तो भी कोई दिक्कत नहीं, यहां आप क्या लिख देना, रूट के अंदर कितना M2 इंटू कितना R और अपॉन में ये चीज सेम रहेगी। इसका बच्चों एक और एक्सप्रेशन हो सकता है, अगर ऊपर और नीचे अगर हम रूट M1 से कर दें डिवाइड, तो इसका एक यहाँ पे एक्सप्रेशन कभी कभी आपको ये भी लिखा मिल सकता है, R अपॉन में कितना 1
प्लस ये रूट के अंदर आपको मिलेगा कितना यहाँ पे m2 और अपॉन में कितना m1। तो हम देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे कि ये भी हमारे पास रिजल्ट हो सकता है। तो आपको यहाँ पे इन दोनों रिजल्ट को याद रखना है, ये याद रख लो आप, ठीक है। आपको जो ठीक लगे उस हिसाब से याद रखना है, आगे जाके कई क्वेश्चंस में हमको काम आएगा। एक तो बात हुई। दूसरा इसी टाइप से इसका हम क्वेश्चन कर सकते हैं। यहाँ पे देखो कैसे, कैपिटल M और 9m 2 पॉइंट मास है, दोनों के बीच का सेपरेशन कितना होता है स्मॉल r। तो सेम क्वेश्चन है, स्मॉल m मास के पार्टिकल का कैपिटल M से कितना डिस्टेंस पे रखा जाए ताकि इस पर नेट फोर्स क्या हो जाए 0। तो बस आपको बच्चों अगेन इसी फॉर्मूले का यूज करना है। तो x इक्वल्स टू, जिधर से हम कैलकुलेट करेंगे तो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं एक बार, रूट m1 इंटू कितना r और अपॉन में कितना रूट m1 और प्लस का रूट का कितना बच्चों m2 के इक्वल। तो रूट m1 के नाम पे यहाँ पे इसको बोल देंगे m1, ठीक है। जहां से डिस्टेंस लेनी है उसका मास ऊपर, और इंटू दोनों के बीच का सेपरेशन कितना r, और अपॉन में यहाँ भी कितना लिख सकते हैं रूट का कितना कैपिटल M, और प्लस का उधर से देखें तो रूट के अंदर कितना 9m, रूट m से रूट m तक कैंसिल आउट हो गया, 1 प्लस यहाँ से कितना निकल गया आएगा 3। तो फाइनली x का वैल्यू कितना मिला r अपॉन में कितना 4। तो उस कंडीशन में r/4 ये हम लिख सकते हैं इसका डिस्टेंस। उस पार्टिकल से पूछते तो क्या आता r माइनस r/4, तो उस कंडीशन में कितना होता 3r/4। चलो बच्चों इसी टाइप से एक और क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे टू बॉडीज ऑफ इक्वल masses small m are placed at a distance d experience force capital F. If 25% mass of one body is transferred to the another body, then calculate the new force between them. तो क्वेश्चन बहुत आसान सा है बच्चों कि दो पार्टिकल आपने लिए इक्वल मास के। तो हमने कहा कि भाई ठीक है कि m मास का पार्टिकल होता, दूसरा m मास का पार्टिकल होता, और इनको अगर मान लेते हैं d डिस्टेंस अगर यहाँ पे आपने कर दिया अरेंज, तो ये बोला है हमको कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स है, अब बच्चों ये बाय डिफॉल्ट ग्रेविटेशनल फोर्स ही है, ये फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है F। और हम जानते हैं बच्चों फोर्स हम राइट डाउन कर सकते हैं कितना G m1 इंटू m2, दोनों सेम है तो G m का स्क्वायर अपॉन में कितना d का स्क्वायर। तो हमको बोला है कि देखो जरा इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में ये फोर्स एक्ट कर रहा है वो कितने मैग्नीट्यूड का है F मैग्नीट्यूड का। तो बताओ बच्चों एक मास में से अगर 25% मास ट्रांसफर कर दिया जाए किसी अनोदर पार्टिकल में, तो उस कंडीशन में इनके बीच में नया फोर्स कितना होगा। अच्छा डिस्टेंस के बारे में कुछ नहीं दिया तो यही d डिस्टेंस हम मान के चले। तो उस बिहार पे हम देख सकते हैं बच्चों कि बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि 25% अगर इधर से ट्रांसफर कर दिया दूसरे पार्टिकल में 25%, इट मींस m का 25% कितना बच्चों बोल सकते हैं। अगर 25% कैलकुलेट करें m का तो कितना आ जाएगा 25 इंटू m डिवाइड बाई कितना 100, तो कितना m/4। तो 25% हो गया m/4। तो सोचो जरा m से अगर बच्चों m/4 आपने मास रिमूव कर दिया तो m माइनस m/4, तो यहाँ कितना रिमेनिंग रहा 3m बाई कितना 4। उसी टाइप से अगर इसमें जोड़ दिया जाए 25% मीन्स ये मेरे पास हुआ कितना m/4, m इसमें m में m/4 जोड़ दिया जाए तो m प्लस m/4 तो कितना हो गया 5m/4। तो उस कंडीशन हम देख सकते हैं बच्चों इनके नए मास की वैल्यू हमको ये मिलेगी। डिस्टेंस अभी उतना ही मेंटेन कर रखा है क्योंकि दिया नहीं है तो हम वही मान के चले। तो बच्चों बताओ जरा कि नया फोर्स जो आया F' इक्वल्स टू क्या राइट डाउन किया जा सकता है G m1 के नाम पे कितना 3m/4, m2 के नाम पे कितना 5m/4, और अपॉन में कितना बच्चों d का स्क्वायर। तो यहां से आप देख सकते हो 5 3 जा 15, 4 4 जा 16। तो फाइनली F' का जो आपको वैल्यू मिलेगा कितना 15 बाई कितना 16, और इधर हम देख सकते हैं कितना इसको gm स्क्वायर अपॉन कितना d स्क्वायर, और gm स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर को क्या राइट डाउन किया जा सकता है f। तो F' इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है 15 अपॉन 16, ये कितना इसका f का। तो इतना फोर्स यहाँ पे इनके बीच में एग्जर्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। एक बार पहले आप क्वेश्चन को
रीड करके इसको खुद से ट्राई जरूर करें। तो बेसिक क्वेश्चन है, ऐसे और भी क्वेश्चन हमको यहाँ पे मिल सकते हैं आगे पोटेंशियल में और इंटेंसिटी में। ठीक है, तो देखते हैं जरा। इनफाइनाइट पार्टिकल्स each of mass capital M are placed at position x equals to 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर और ये अप टू कहां तक चलेगा, इनफाइनाइट तक। तो बच्चों एक पैटर्न बनता है इस केस में और ये रखे गए अलोंग एक्स एक्सिस। फाइंड द नेट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m विच इज प्लेस एट ओरिजिन। तो क्वेश्चन इतना सा है कि देखो ओरिजिन पे एक स्मॉल m मास के पार्टिकल को रखा है, तो उससे 1 मीटर की डिस्टेंस पे कैपिटल एम, फिर 2 मीटर पे अगेन कैपिटल एम, फिर 4 मीटर पे कैपिटल एम, फिर आप समझ गए होंगे आगे यहाँ पे 8, 16 इस हिसाब से ये रेशियो चलता रहेगा। तो हमसे पूछा है कि इस स्मॉल एम मास के पार्टिकल पे इन सबके कारण कितना ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्ट होगा। तो आप समझ गए होंगे बात को, इसमें एक इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मेशन होगा और उसी के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को डील करना है। तो बात इतनी सी बच्चों कि कैपिटल एम का स्मॉल एम पे फोर्स आएगा इस डायरेक्शन में, इसका भी फोर्स आएगा इसी डायरेक्शन में, इसका भी फोर्स आएगा इसी डायरेक्शन में। तो सभी फोर्सेस जो होंगे एक ही डायरेक्शन में आने से हम इनको डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो बच्चों कि अगर मान लो कि पहले वाले फोर्स का अगर हम एक्सप्रेशन लेके इन दोनों के बीच में, तो क्या लिख सकते हैं बच्चों, जी कैपिटल एम इंटू कितना, स्मॉल एम, और अपॉन में डिस्टेंस कितना चल रहा है, 1 का स्क्वायर, प्लस सभी फोर्सेस सेम डायरेक्शन में डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे। इन दोनों के बीच का अगर फोर्स लिखने चले तो सेम अगेन कितना, जी कैपिटल एम कितना, स्मॉल एम, और अपॉन में कितना, 2 का स्क्वायर, और प्लस अगर मान लो आगे लिखें तो सेम कहानी हम लिख सकते कितना बच्चों, जी कैपिटल एम स्मॉल एम, और अपॉन में कितना, 4 का स्क्वायर, और ये अप टू कहां तक चलता रहेगा, इनफाइनाइट तक। तो यहां से आप इसको थोड़ा सा अगर यहाँ पे अरेंज करें बच्चों तो हमारे पास कुछ ऐसा रिजल्ट मिलेगा, जी कैपिटल एम स्मॉल एम, ये हमने कॉमन ले लिया बाहर, इधर कितना मिलेगा, 1/1 प्लस कितना, 1 कितना 4, और प्लस का 1 कितना 16, और ये कहां तक चलेगा, अप टू इनफाइनाइट तक। तो आप देख सकते हो कि एक पैटर्न यहां बनेगा, इसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट जीपी। कैसे, इसको देखो सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म का डिवाइड करें, 1/4 कितना 1, अच्छा यहाँ पे तो 1/4 मिला, 1/16 डिवाइड बाय 1/4 तो अगेन कितना मिला, 1/4 मिला। तो अगली डिजिट भी उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको मिलेगी। तो बच्चों हम जानते हैं कि कभी भी इनफाइनाइट जीपी का जो सम आता है तो वो सम अगर आपको मालूम हो तो एस इनफाइनाइट, अगर हम जानते हैं इनफाइनाइट जीपी का सम कितना आता है, a/1 माइनस कितना आर। इनफाइनाइट जीपी का सम अपने पास होता है a/1 माइनस आर, a इज दी फर्स्ट टर्म, तो यहाँ a जो बना फर्स्ट टर्म वो कितना मिल जाएगा बच्चों, 1, और r इज दी कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो इज दी क्या होता है, सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म का डिवाइड करें तो कॉमन रेशियो हमको कितना मिला बच्चों, 1/4। तो हम देख सकते हैं कि s इनफाइनाइट या इनफाइनाइट जीपी का सम हम कितना लिख सकते हैं, a/1 माइनस आर। तो इसी से बच्चों इसको अरेंज कर सकते हैं, कितना, जी कैपिटल एम स्मॉल एम, देखो जरा इसको, a की जगह कितना आ गया 1, और 1 माइनस 1 अपॉन कितना 4। तो यहां से हम देख सकते हैं नीचे कितना है, 3/4। तो ये ऊपर जाके आप इसको अरेंज कर सकते हैं, तो कितना मिला बच्चों, 4 अपॉन कितना 3, और ये जी कैपिटल एम और कितना स्मॉल एम के इक्वल। तो सेम आपको यहाँ पे इक्वेशन मिल सकता है पोटेंशियल के अंदर, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के अंदर, और ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी के अंदर, और एक फोर्स का इक्वेशन।